Good morning, children. Today in Hindi class I am going to start lesson 8 हिंदी रीडर अनूठा उपहार। यह पाठ एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ पौधे तथा उन पर पलने वाले पशु पक्षी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का अभिन्न अंग हैं तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाते हैं। कहने का तात्पर्य यह होगा, यह पृथ्वी जो है, यह धरती हमारी जो है, इस पर चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु, सभी का समान अधिकार होता है और ये प्राकृतिक पर्यावरण के अभिन्न अंग होते हैं और इनका जीवन भी इन्हीं के दौरान जीवित रहते हैं। प्रकृति के प्रति विशेष प्रेम उत्पन्न करना चाहिए और उनके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में धनीराम नाम का एक सेठ है जो नगर के गिने चुने साहूकारों में एक है। उसका अच्छा खासा व्यापार चलता है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना ही रुपए पैसे की, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान है। वह हमेशा पैसे की लालच उसके पास बनी रहती है। उसका वश चले तो वह सारे देश का रुपया अपनी तिजोरी में इकट्ठा कर ले और किसी को से हाथ न लगाने दे। इसी का फ़ायदा उसके मुंशी हीरालाल हमेशा उठाया करता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वह एक दिन धनीराम से कहता है कि उसका एक लंबा चौड़ा बाग है, यानी कि सेठ जी का एक लंबा चौड़ा बाग है और उस बाग को वो बेचने के लिए कहता है और इस बाग को वो बेचने के लिए तैयार भी कर लेता है। तो धनीराम कहता है कि मैं इसे अवश्य बेच दूं, लेकिन इसके लिए मुझे अच्छे दाम मिलने चाहिए। और इसका फ़ायदा उठाते हुए मुंशी हीरालाल एक गांव का लकड़हारा पकड़ कर लाता है, जिसे वो गांव के सारे बाग और पेड़ों को बेच देता है और एक किसान जो उसकी ज़मीन को खरीद लेता है। इस प्रकार इस सौदे में दोनों को बहुत फ़ायदा होता है, यानी कि सेठ हीरालाल को भी बहुत फ़ायदा होता है और साथ ही साथ सेठ धनीराम को भी फ़ायदा होता है और साथ ही साथ मुंशी हीरालाल भी इसका फ़ायदा उठाता है। और इस प्रकार लकड़हारा जब दूसरे दिन अपने दल बल के साथ, यानी कि अब कुछ लोगों के साथ उस बाग में पेड़ों की कटाई करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उस बाग में रहने वाले बंदर, तरह तरह के पक्षियाँ और मधुमक्खी उन्हें परेशान कर देते हैं। बंदर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं। पक्षियाँ इधर उधर फड़फड़ा कर उड़ते लगती है और मधुमक्खियाँ एकजुट होकर उन्हें काटने के लिए दौड़ती हैं। इससे उस लकड़हारा और उसके सभी लोग अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ फेंक कर भाग जाते हैं। इसे लेकिन लकड़हारा मन ही मन यह संकल्प करता है कि मैं किसी भी प्रकार से इन जानवरों को मार भगाऊंगा और इस बाग की सारी लकड़ियां काट कर लाऊंगा। और यह सोचकर उस दूसरे दिन कुछ शिकारियों को पकड़कर ले जाता है और शिकारी को भरपूर धनराशि देने से शिकारी को एक पिंजरा लेकर जाते हैं और उस पिंजरे में वो सभी बंदरों को बंद कर लेते हैं। पक्षियों को गोली मारने लगते हैं, जिससे पक्षियां फड़फड़ाने लगती हैं और मधुमक्खियों को कमज़ोर करने के लिए वो धुआं देते हैं, जिससे मधुमक्खियों का कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार वह अपने स्वार्थ के लिए उस बाग के सभी पेड़ पौधे और उगने वाले सभी वृक्षों को काट कर पशु पक्षियों को बेआश्रय कर देता है। लेकिन इसी पशु पक्षी को बेआश्रय से बचाने के लिए उसी गांव में एक धन्योताई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। जो बूढ़ी औरत उसकी यह दशा देखकर शिकारियों पर चिल्लाते हुए बोलती है कि पत्थर दिल नीच लोग, मेरे जीते जी इस गांव की धरती पर निरीह जानवर पर अत्याचार कभी ना होगा। उस लालची लकड़हारे से कह देना कि वह किसी शाम को
कि निरीह जानवरों पर अत्याचार कभी नहीं होगा। शाम को वो गांव की पंचायत में हाजिर हो जाए। और इस प्रकार धन्योताई उसे शाम को गांव की पंचायत में हाजिर होने को कहकर उसे डरा धमका कर वहाँ से भगाती है। और शाम को चौपाल में पंचायत बिठाई जाती है। उस पंचायत में लकड़हारा बहुत ही दुखी होकर क्या कहता है कि मैं तो उस पेड़ को सिर्फ काटना चाहता हूँ, उसमें रहने वाले बंदरों से मुझे कोई नहीं है, लेकिन वो रुकावट बन रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। आखिर मैंने सेठ धनीराम को कर्ज पर उठाकर पूरे 5 लाख रुपए दिए। यदि पेड़ काट कर बेच नहीं सका तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। ताई, यह पेड़ काट कर उस ज़मीन को साफ करना होगा। जब तक मुझे खेती करने के लिए ज़मीन कैसे हासिल होगी। मैंने भी सेठ धनीराम को उस ज़मीन के 5 लाख की कीमत दी है। इस प्रकार से किसान और लकड़हारा दोनों पंचायत से सभी बातें अपनी बताते हैं, जिसे सुनकर पंचायत में खामोशी छा जाती है। और सरपंच बोलते कि धन्योताई, यह देखिए धन्योताई, मामला तो बड़ा गंभीर है। आखिर उन दोनों को उस बाग और उस ज़मीन की कीमत चुकाई है, फिर भला उन्हें इन पर अधिकार करने से कैसे रोका जा सकता है। धन्योताई पर गहरी सांस लेते हुए कहती है, सरपंच जी, बात तो आपकी भी सही है, किंतु यदि बाघ न रहा तो ये बेचारे पशु पक्षी अपने ठिकाने के लिए कहाँ जाएंगे। और इंसान इतना निर्दयी है कि वह पेड़ों पर और उस पर पड़ने वाले जंतुओं से कोई सरोकार नहीं है। यह धरती जितनी हमारी, इस धरती पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही इन पशु पक्षियों का भी है। इस ज़मीन की कीमत मैं चुकाऊँगी। यानी कि धन्योताई बाद में कहती हैं कि इस ज़मीन की कीमत क्या वो चुकाएंगी। और वो पंचायत में घोषणा करती है, मेरा घर जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक है वह अब मैं लकड़हारे को हुआ, और मेरे खेत उस किसान के हुए जिसने बाग की ज़मीन खरीदी है। और यही बाग उस बाग की तो यह सदैव हमारे गांव की सुंदर हरी भरी सैरगाह और पशु पक्षियों का आश्रय बनकर रहेगा। गांव की हर नई पीढ़ी के लिए यह धन्योताई की तरफ से उपहार है। और इस प्रकार वह अपना ज़मीन और ये सामान ज़मीन जायदाद बेचकर उस लकड़हारे और किसान का कर्जा चुकाकर उस गांव को हरा भरा सैरगाह बनाकर उस गांव के नए पीढ़ी के लिए ये धन्योताई एक उपहार के रूप में उसे देती है। धन्योताई की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग वाह वाह करने लगते हैं। लकड़हारे और किसान धन्योताई की बात स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन धन्योताई उस बाग में जाकर रहने लगती हैं और उसने अपने लिए एक सुंदर सी कुटिया बनवा ली। बंदर उसका साथ पाकर धन्य हो गए। अब उन्हें स्वच्छंद जीवन पर किसी की रोक टोक ना हो रही। 3 साल पहले धन्योताई चल बसी, किंतु उस बाग का अस्तित्व आज भी उनके प्रकृति प्रेम की कहानी दोहराता है। इस प्रकार धन्योताई अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति के लिए इन बेआश्रय निरीह जानवरों को समर्पित करती है। Children, the lesson is over. You have to read the lesson and try to complete the exercise by own. In next video, I will give the exercise also.